सारिका क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है बुद्धिज्म। जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि द स्टोरी ऑफ बुद्धा। आज हम स्टोरी किसके बारे में जानेंगे? गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जैनिज्म के बारे में पढ़ा था और उसी चैप्टर का ही सेकेंड पार्ट है बुद्धिज्म। ये गौतम बुद्धा कौन थे, क्या थे और इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था उस टाइम की सोशल लाइफ के बारे में। तो समझते हैं थोड़ी सी इनके बैकग्राउंड के बारे में। वैदिक पीरियड था, धीरे धीरे खत्म हो रहा था और उसी टाइम पर जो महाजनपदास थे ये बढ़ते चले जा रहे थे। अब आप बोलोगे मैम ये महाजनपदास क्या होते हैं? तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो ये महाजनपदास थे, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उस टाइम पर 16 महाजनपदास होते थे। कितने? 16। और ये सब एक दूसरे पर अटैक करके खुद को पावरफुल करने की कोशिश में लगे हुए थे कि मैं ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँ, मैं ज़्यादा पावरफुल हो थे। दूसरी साइड में वैदिक टेक्स्ट का सहारा लेकर के जो ब्राह्मण थे वो स्ट्रांग होते जा रहे थे, जो सोसाइटी थी काफ़ी क्रिटिकल होती जा रही थी। मीन्स जो शूद्रास थे, वुमेन्स थी, उनकी सिचुएशन काफ़ी बुरी होती जा रही थी। चीज़ें हम लोग जो लास्ट वीडियो था ना उसमें डिस्कस कर चुके हैं। अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके एक बार देख लो। तो ये जो आज का चैप्टर है इसको आपको समझने में आसानी होगी कि उस टाइम पर सोशल कंडीशन कैसी हुआ करती थी, क्या ज़रूरत पड़ी कि ये जो बुद्धिज्म और जैनिज्म धर्म है इनको राइज होने की क्या ज़रूरत पड़ी। ये सारी चीज़ें उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी हुई हैं। तो अब जानते हैं स्टोरी ऑफ बुद्धा, गौतम बुद्ध की स्टोरी के बारे में। सिद्धार्थ ऑल्सो नोन एज गौतमा द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। जो हमारे गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और ये बुद्धिज्म के फाउंडर थे। ही वॉज born about 25 years ago 563 BCE। इनका जन्म कब हुआ था? 2500 years ago। कब? जब वैदिक जो हमारा लेटर वैदिक एज था उस या एंड हो रहा था उसके बाद ये टाइम पीरियड आया था। अब द बुद्धा बिलोंग टू अ स्मॉल गना नोन एज साखे एंड वॉज क्षत्रिय। ये एक क्षत्रिय राजा थे एंड ये किसको बिलोंग करते थे? साखे गना। ये जो गण होते हैं, संघ होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग ना जब महाजनपदास पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेल में जानेंगे। बट अभी ये समझो ये जो गण होते थे ये एक ट्राइब्स होती थी जो एक संघ के अंदर, जो महाजनपदास के अंदर बहुत छोटी छोटी जो ट्राइब्स बहुत सारी होती थी उससे मिल करके बनता था हमारा महाजनपद। ठीक है, तो किस गण को बिलोंग करते थे? साखे गण को। एंड ही वॉज बोर्न एट लुम्बिनी, नेपाल। और ये इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी, जो कि इस टाइम पर कहाँ पर है? नेपाल में। हिज फादर शुद्धोधना वॉज द किंग ऑफ कपिलवस्तु। और जो शुद्धोधन थे इन कहाँ के किंग थे? कपिलवस्तु के किंग थे। हिज मदर वॉज क्वीन माया। इनकी मदर का नाम था महामाया। एंड हिज वाइफ नेम वॉज यशोदा एंड ही हैड अ सन नेम्ड राहुल। इनकी वाइफ का नाम था यशोदा और इनका एक बेटा था राहुल। ये तो थी इनकी पर्सनल डिटेलिंग, जिसके कुछ फैक्ट्स जो कि आपको लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि ये सारे एग्जाम में एज इट इज आते हैं। अब थोड़ा सा इनको समझते हैं कि इनकी स्टोरी कैसी थी। तो जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तब एक सेंट ने इनके जो फादर थे, इनके पापा थे, उनको पहले ही बता दिया था कि आपका बेटा बड़ा होकर के एक बड़ा सेंट बनेगा, जिससे कि इनके पिताजी काफ़ी परेशान हो गए क्योंकि वो तो एक किंग थे और एक किंग हमेशा चाहेगा कि हमारा बेटा क्या बने? एक किंग ही बने और हमारे राज्य को और बड़ा करे। जिससे कि इन्होंने परेशान हो गए और जितनी भी सुख सुविधाएं होती हैं सारी ला करके इन्होंने महल में ही रख दी। कि शुद्धोधन ने अपने बेटा सिद्धार्थ के लिए जितनी सुविधाएं होती हैं सारी महल में ला के रख दी कि जो सिद्धार्थ है इनको ना दुख का एहसास ही ना हो कि दुख होता क्या है। और यहाँ तक कि पेड़ का जो पत्ता होता है तो उसे भी सूखने नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि अगर जो सूख गया, सिद्धार्थ ने अगर देख लिया तो उनके मन में कई क्वेश्चन आ जाएंगे कि ऐसा क्यों हो गया, ये सूखा क्यों, पत्ता गिरा क्यों। तो ऐसा कोई भी वो रीजन ही नहीं छोड़ना चाहते थे जिससे कि जो सिद्धार्थ थे उनके मन में कोई भी क्वेश्चन आए। हाँ, तो ये जो सारी स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ ना ये टेक्स्ट में लिखी हुई है और उसी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको ये सारी स्टोरी बता रही हूँ।
एक बार ये अपने रथ में अपने जो राज्य था उसका विचरण कर रहे थे, मीन्स राज्य में घूमने के लिए निकले। तो इन्होंने 4 लोगों को देखा। कौन कौन से 4 लोग थे? अ सिक मैन, एन ओल्ड मैन, अ डेड मैन एंड अ हॉली मैन। इन 4 लोगों को देखा, 4 लोगों को देखा, बट उससे क्या हुआ? तो जब इन्होंने एक सिक मैन को देखा, एक बीमार आदमी को देखा, तो इन्होंने अपना जो इनके साथ गए हुए थे, इनके जो सर्वेंट थे, उससे पूछा कि ये कौन है और इसे क्या कष्ट है। तो उसने बताया कि राजकुमार, ये एक बीमार आदमी है और इसको दर्द हो रहा है, इसीलिए परेशान है। फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े, उन्होंने ओल्ड मैन को देखा। अब बुढ़ापे में तो सभी लोग जानते हैं कि जब कोई इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसको कितनी बीमारियां घेर लेती हैं, जिससे कि वो भी परेशान था। और डेड मैन को जब लोग लेके जा रहे थे तो सारे लोग रो रहे थे, ये भी देखा उन्होंने। एंड फिर बाद में हॉली मैन, एक सेंट को देखा। अब सेंट तो बढ़िया खुश होकर के आराम से मस्ती में टहल रहा था, क्योंकि सेंट को तो कोई टेंशन होती ही नहीं है। तो ये देख करके जब वो अपने महल में वापस आए तो उन्होंने सोचा कि कितने मतलब इस दुनिया में, इस संसार में कितना कष्ट है, कोई खुशी से रहता ही नहीं है। ऐसा क्या रीज़न है जिससे कि ये सभी लोग इतना परेशान रहते हैं? तो ऐसे ही उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे और इन सारे क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए, आंसर ढूंढने के लिए उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। उन 4 लोगों को देख कर के इनको जीवन के कष्टों का एहसास हुआ और ये सत्य की खोज में, सत्य को खोजने के लिए, मीन्स लोगों को इन कष्टों से छुटकारा दिलाने के लिए इन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल और अपने मम्मी पापा, राजमहल सबको छोड़ करके 29 ईयर्स की एज में सेंट बनने के लिए निकल पड़े। संन्यास मतलब सत्य की खोज में निकल पड़े। कष्ट होते क्यों हैं, इनका मुझे कुछ उपाय ढूंढना है, इनका कुछ मुझे सॉल्यूशन ढूंढना है, जिससे कि मैं लोगों को ऐसे कष्टों से छुटकारा दिला सकूं। After 6 years, he sat under a peepal tree at Bodh Gaya and meditated for 49 days. जब ये सत्य की खोज में निकले, पहले तो ये 6 years यहाँ वहाँ सब लोगों से समझने की कोशिश करते रहे, जो और सेंट थे उनसे समझने की कोशिश करते रहे कि ऐसा क्यों होता है, बट इनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। ये जैनिज्म से भी काफ़ी प्रभावित थे, इंस्पायर हुए, बट जैनिज्म में के रूल्स थे ना, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। जैसे कि आपको फास्ट रखना है, आपको मेडिटेशन भी करना है, ये उसके स्ट्रिक्ट रूल्स थे। तो इन्होंने जो गौतम बुद्ध थे, इन्होंने ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स ना अपना करके सोचा मैं मध्यम मार्ग को अपनाया, मिडिल पाथ को अपनाया। मिडिल पाथ मीन्स ऐसे रूल्स इन्होंने बनाए जिससे कि लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो और लोग ऐसे कष्टों से छुटकारा भी प्राप्त कर सकें। इन्होंने ऐसे रूल्स बनाए। तो एट द एंड ऑफ दिस पीरियड, आफ्टर 6 years, he sat under a peepal tree at Bodh Gaya and meditated for 49 days. उन्होंने 6 years तक सब लोगों से, सारे सेंट से डिस्कस करते रहे, ज्ञान की प्राप्ति की कोशिश करते रहे, बट उन्हें ऐसा प्राप्त नहीं हुआ, सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने बोध गया, एक प्लेस है जो कि बिहार में है, वहाँ पर एक पीपल के नीचे बैठ गए और मेडिटेशन में चले गए। आफ्टर 49 डेज मेडिटेशन में उन्होंने 49 डेज, कितने डेज उन्होंने मेडिटेशन किया? 49 डेज। 49 डेज उन्होंने बगैर कुछ खाए पिए बराबर कंटिन्यू ध्यान करते रहे और फिर जाकर के इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, सत्य की प्राप्ति हुई। इन्हें ऐसा फील हो गया कि नहीं, ऐसा क्यों होता है। At the end of this period, true light dawned on him and he became enlightened. उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई और he known as the Buddha और enlightened one। और जब उन्हें सत्य की प्राप्ति हो गई तो उन्हें क्या बोला गया? बुद्धा, the enlightened one। ये his first ceremony at Sarnath called धर्म चक्र परिवर्तन।
अब उन्होंने अपना पहला उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और इस टाइम को क्या बोला गया? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोला गया? धर्म चक्र परिवर्तन। He preached for 45 years to spread his teaching and attain nirvana at the age of 80 in कुशीनगर। अब उन्होंने 45 इयर्स लोगों को प्रीच किया, लोगों को ज्ञान दिया, लोगों को उपदेश दिया कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम ऐसे कष्टों से छुटकारा प्राप्त कर सकें। अपनी टीचिंग्स को उन्होंने स्प्रेड किया और लास्ट में उन्होंने 80 इयर्स की एज में, कब? 80 इयर्स की एज में, टाइम क्या था? 483 BCE, इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई, मीन्स इनकी डेथ हो गई। टीचिंग ऑफ बुद्धा आर कंपाइल्ड इन 3 बुक्स कॉल्ड त्रिपिटका। अब गौतम बुद्ध की जो ये टीचिंग है, इनको 3 बुक्स में कंपाइल करके लिखा गया है। कौन कौन सी 3 बुक्स हैं? विनय पिटक, स्तुति पिटक एंड अभिधम्म पिटक। कौन कौन सी हैं? विनय पिटक, स्तुति पिटक एंड अभिधम्म पिटक। बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर रिटन इन पाली लैंग्वेज। और जो बुक्स लिखी गई हैं, ये लैंग्वेज किस लैंग्वेज में लिखी गई हैं? पाली लैंग्वेज में। आपने पढ़ा था जैनिज्म की बुक्स थी वो किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? प्राकृत में, और ये पाली में। बुद्धिज्म स्प्रेड इंडिया, चाइना, जापान, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। और ये जो बुद्धिज्म है ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर अदर कंट्रीज में एक बड़ी मात्रा में स्प्रेड किया गया, जो कि ये सारे नाम मैंने अभी बोले ना, सारी कंट्रीज में। और इतनी सारी कंट्रीज में ये फैला कैसे? तो उस टाइम के जो किंग थे, जो बड़े बड़े किंग थे, उन्होंने बुद्धिज्म को बड़ी मात्रा में प्रोटेक्ट किया और उसको स्प्रेड करने में भी हेल्प की, जिसकी वजह से ये बुद्धिज्म अपने इंडिया से बाहर, अपने प्यारे भारत से बाहर बड़ी मात्रा में स्प्रेड हुआ। द बुद्धा एस्टेब्लिश्ड मोनास्ट्रीज कॉल्ड संघा, सेंटर ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन। महात्मा बुद्ध ने ये जो संघ बनाए थे, ये बहुत बड़े लर्निंग और एजुकेशन के सेंटर थे। संघा क्या होती है? संघा जिसमें महात्मा बुद्ध ने सभी धर्म के लोगों को, मेल हो, फीमेल हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, मतलब सबको अधिकार दिया था, जो कि अदर जिस वो रिलीजन्स को फॉलो कर रहा है, अगर वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, उसके रूल से सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो वो संघास में सम्मिलित हो सकता है और आकर के ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उस टाइम पर विक्रमशिला, नालंदा, तो ये जो 2 बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, जो कि एक संघ ही थी, डिवाइड इनटू 2 सेक्ट्स। अब जो ये बुद्धिज्म है, महात्मा बुद्ध के निर्वाण की बात, जब महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हो गई, उसके बाद इसके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इसको 2 सेक्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब कौन कौन से 2 सेक्ट्स थे? हीनयान एंड महायान। हीनयान के जो फॉलोअर्स थे ना, वो महात्मा बुद्ध को एज अ प्रीचर्स फॉलो करते थे, मानते थे। वो उनको एक सेंट मानते थे और जो उनकी टीचिंग होती थी महात्मा बुद्ध की, उनको फॉलो करते थे। बट महायान के जो फॉलोअर्स थे वो बुद्धा को एज अ गॉड मानते थे और उनकी पूजा करते थे। उस टाइम पर जो पहली मूर्ति बनी थी, जिसकी पूजा की गई, वो भगवान बुद्ध की ही थी। अब देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, कि जैनिज्म और बुद्धिज्म में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या क्या इसमें डिफरेंस हैं। तो अब आते हैं सिमिलरिटीज में। बोथ डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो जैनिज्म और बुद्धिज्म है, इन दोनों ने गॉड की प्रेजेंस को डिनाइड किया है। बोथ सेड निर्वाणा वाज फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ। अब इन दोनों ने जो साइकिल था कि पहले बर्थ होगा, फिर डेथ होगी और फिर से रीबर्थ होगा, अगर इस साइकिल से हमें फ्री होना है, फ्रीडम पानी है, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए होगी, मीन्स निर्वाणा की प्राप्ति चाहिए होगी। ये दोनों जो बुद्धिज्म और जैनिज्म धर्म है, ये दोनों यही मानते थे। बोथ एग्री अहिंसा और नॉन वायलेंस, और दोनों का मानना था कि हमें अहिंसा को फॉलो करना चाहिए, हमें वायलेंस नहीं करना चाहिए।
मेडिटेशन वॉज द इम्पॉर्टेंट। अब दोनों ने मेडिटेशन के थ्रू ही ज्ञान की प्राप्ति की है, तो दोनों धर्मों में मेडिटेशन समान रूप से जरूरी है। इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, अब ये दोनों धर्म सभी ह्यूमन को इक्वल मानते थे कि कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं, सभी धर्म जितने भी कास्ट है सब इक्वल हैं। बोथ प्रीच्ड इन लोकल लैंग्वेज, दोनों लोगों ने अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज उस टाइम पर जो थी उस पर लोगों को प्रीच किया, क्योंकि संस्कृत उस टाइम की सिर्फ जो ब्राह्मण वर्ग था उसी को आती थी। नॉर्मल जो लोग थे उनकी लैंग्वेज थी प्राकृत एंड पाली, जिस पर इन दोनों ने अपनी अपनी लैंग्वेज में लोगों को लोकल लैंग्वेज में प्रीच किया। अब ये तो हो गई सिमिलैरिटीज, अब इनके देखते डिफरेंस क्या क्या थे। बुद्धिज्म स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो ये बुद्धिज्म है ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं अदर कंट्री में भी बहुत बड़ी मात्रा में फ्लरिश हुआ। आज भी आप लोग चाइना, जापान और इंडोनेशिया, श्रीलंका, यहाँ पर एक बड़ी मात्रा में आप बुद्धिज्म को अभी भी पाएंगे। बुद्धिज्म फॉलो मिडिल पाथ, और जो बुद्धिज्म है इसने मिडिल पाथ को अपनाया, जबकि जैनिज्म ने स्ट्रिक्ट रूल्स अपने अपनाए। बुद्धिज्म सोल एग्जिस्ट ओनली लिविंग थिंग्स, बट जैनिज्म सोल एग्जिस्ट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जो बुद्धिज्म था उसमें जो सोल होती है, जो किसी इंसान की हो या एनिमल की हो, वो सबको समान रूप से मानते थे, मतलब सबको जीने का अधिकार है ऐसा माना जाता था। बट जैनिज्म में वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, सबको बोलते थे कि जो भी चीज इस दुनिया में है सबको जीने का अधिकार है। मीन्स अगर जो हमारा पेड़ है उसको भी जीने का अधिकार है। आप सूरज, चंद्रमा, ये सारी चीजें आप इनको लिविंग तो नहीं कहोगे, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स है, बट इनको भी बराबर इंपॉर्टेंस दी जाती थी। तो अब आपको समझ में आया, नॉन लिविंग थिंग्स से टेबल चेयर को मत रिलेट कर लेना। आई होप आप इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ चुकी होंगी। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म कैसे राइज हुए, कैसे इनका स्प्रेड हुआ, कैसे फ्लरिश हुए, इनकी टीचिंग क्या क्या थी, ये सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से समझ ली होंगी। अगर जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।